नमस्कार। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह और 49 दिन अब बीत चुके हैं लॉकडाउन के, और इस बीच कुछ नए नए अपडेट्स, कुछ नई नई खबरें कोविड 19 से जुड़ी हुई वो हम तक पहुंचती रहती हैं। अभी जो नया और ताजा अपडेट विश्व स्तर की हम बात कर रहे हैं वो आया है, वो ये कि जहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको ईज करना शुरू किया चाइना ने, तो एक बार फिर से एक जो दूसरा थपेड़ा होता है, एक न्यू वेव, वो शुलान जो कि नॉर्थ कोरिया और रशिया से के करीब एक शहर है, वहां पर देखा गया है। वुहान में एक नई वेव नजर आ रही है। जब लगातार इस पर रिस्ट्रिक्शंस बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ईज करना शुरू किया उसके कुछ ही दिनों में ये शुरू हो गया। हमारी नजर रहेगी, क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए, सवाल क्या हैं आपके, वो कॉलर्स भी लेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान, जाना माना नाम है, मेडिसिटी से के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेदांता के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ डॉक्टर उमा भी जुड़ गए हैं, उमा कुमार, एम्स से। शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ पहले कॉलर वेदांत जुड़ रहे हैं। वेदांत, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर नरेश। हाँ, तो ये तीन मंत्र बोलते हैं, जो इसको हम आजकल हमारा धर्म बोलते हैं, वो है कि हैंड हाइजीन, मतलब हाथ धोएं और कभी किसी चीज को छुएं तो सैनिटाइजर यूज करें। दूसरा, मास्क तो आपने बोला ही है, बहुत जरूरी है कि मास्क पहनना जरूरी है जब भी आप बाहर जाएंगे। और तीसरा, डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप ये तीन चीजों पे अमल करेंगे तो एक तो आपकी अपनी प्रोटेक्शन होगी और आपकी फैमिली की और आपके आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी भी प्रोटेक्शन होगी जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर जो ये तीन चीजें आप यूज करोगे तो वो सेफेस्ट आपके लिए हो सकता है। अब इसका मतलब नहीं कि किसी और तरीके से नहीं हो सकता, पर 90% जो आपको प्रोटेक्शन चाहिए वो अपने आप के लिए चाहिए, और वो ये तीनों चीजों से चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी फॉलो करेंगे। और जब भी अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा ईज उसको किया जा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी रियायतें मिल रही हैं, जब भी खत्म होता है जो ये पूरा एहतियात बरता गया है लॉकडाउन के दौरान, वो आपको आगे भी जारी रखना है। हमारे साथ एक और कॉलर इकरम जुड़ रहे हैं। इकरम, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मोहम्मद इकराम लखनऊ से बोल रहा हूँ मैं। जी पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि ये मास्क पहनना कितना सेफ है? मतलब पहले तो ये बताया गया था कि इससे वायरस नहीं रुकता नॉर्मल मास्क से, अब बताया जा रहा है कि डेली सबके लिए मास्क पहनना जरूरी है। ये नॉर्मल मास्क जो ये सेफ है नहीं है, इससे वायरस रुक जाएगा नहीं रुकेगा? मेरा सवाल ये है सर। आप ही सुना था पहले हमला। डॉक्टर उमा, ये जो नॉर्मल मास्क हैं, जो कपड़े के मास्क हैं, ये कितने सेफ हैं? देखिए, सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो डिफरेंट टाइप के मास्क अवेलेबल है, N95 मास्क है वो सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि हाई रिस्क जोन्स में है, और इसके अलावा जो ट्रिपल लेयर मास्क है वो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ही एडवोकेट किया गया है। अब कह रहे हैं आम पब्लिक जो कि कपड़े का बना हुआ मास्क इस्तेमाल करे, लेकिन ये तो ऑडियो लाइन में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर उमा की आवाज़ हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारे एक और कॉलर हैं, हम उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर माफ कीजिएगा, अजय जुड़ रहे हैं। अजय, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अजय है। मेरा क्वेश्चन था सर कि मेरे पापा रोज ड्यूटी पे जाते हैं, तो मतलब उनका कपड़ा जो है मतलब रोज हम लोग धोने के लिए बाद में जब ड्यूटी पर से लौटते हैं तो हम लोग दे देते हैं, और मास्क भी मतलब धोने के लिए दे देते हैं, वो भी कपड़े का ही है। तो सर हमको पूछना था कि सर्फ से धोने पे क्या ये ठीक हो जाता है, और ये मतलब कपड़े पे कितने देर तक मतलब वायरस टिकता है? डॉक्टर नरेश। हाँ जी, सो ऐसा है कि अगर जो इसको आप 1-2 घंटे सर्फ के अंदर सोख रखेंगे तो यकीनन वो वायरस मर जाएगा। एक तो सर्फ की क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए और दूसरे पूरा कपड़ा अंदर इमर्स्ड होना चाहिए, और मास्क भी। अगर उसको जल्दी जल्दी से धोने की कोशिश मत करें, अगर जो आप उसको रखेंगे 2 घंटे तक तो वो जो साबुन है वो इसको
डिस्ट्रॉय कर देता है वायरस को। तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको धोएं, जैसे ही वो घर आते हैं उससे पहले घर अंदर आने से ही उनके कपड़े धोने को दे दें और अपने कपड़े चेंज कर लें। ये एक तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अजय, आपको तो 2 घंटे तक सोख करके रखना है कपड़ों को, वायरस को अगर उस पे से हटाना है। हमारे साथ कुलप्रीत एक कॉलर और जुड़ रहे हैं। कुलप्रीत, अपना सवाल पूछिए। कुलप्रीत, अगर आपको हमारी आवाज मिल पा रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुलप्रीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर नरेश बने हुए हैं। सर, अभी अगर हम देखें, जैसा कि अभी जो वुहान से भी जो अपडेट्स आ रहे हैं, तो जब हम रिस्ट्रिक्शंस ईज करते हैं तो क्या ये खतरा भारत के लिए भी बरकरार रहेगा, बना रहेगा कि एक सेकेंड वेव, या अभी तो हमारे यहां से उस तरीके के हालात भी नहीं बने जैसा कि चीन में एक तरीके से पूरी तरह से खत्म हो गया था, नए केसेस नहीं आ रहे थे, हमारे तो निरंतर वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कितना सही फैसला होगा अगर हम पूरी तरह से लॉकडाउन को ईज कर दें तो देखिए, हम फर्स्ट वेव के बीच में हैं। अब कभी भी लॉकडाउन हुआ जो हमारे 39 दिन जैसे आप बोल रहे थे, इसके तहत बहुत स्लो डाउन हुआ है इसका फैलना, जिसको हम ब्रेकिंग द चेन कहते हैं। उस तो लॉकडाउन तो कामयाब रहा, पर और उसकी जो तकलीफें लोगों को पहुंची, जो जनता को पहुंची, उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस काफी हद तक बहुत लो लेवल तक पहुंच गई हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इससे खतरा यह है कि भूखमरी ना फैल जाए। तो इसीलिए ये एसेंशियल है किसी कंट्री के लिए, बट स्पेशली हमारी कंट्री के लिए जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, 1.3 बिलियन लोग हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि लॉकडाउन को तो खोलना है। हम किस ग्रेडेड मैनर में खोलेंगे और पब्लिक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगी, उसके ऊपर ये पता लगेगा कि संक्रमण क्या होंगे। तो इसीलिए अब अगर जो हम, जैसे आप लोगों के माध्यम से सारा दिन डॉक्टर लगे हुए हैं, कोई जो भी टीवी आप खोलेंगे डॉक्टर यही लगे हुए हैं बताने के लिए पब्लिक को कि भैया खुल जाएगा, लापरवाही नहीं करनी है, सीरियसली लेना है, पैनिक की जरूरत नहीं है, पर इसको पूरा सीरियसली आप लें कि ये कोई मजाक नहीं है कि आप मास्क सोचे कि मुझे नहीं होगा तो मैं पहनने की जरूरत नहीं है। आपको भी होगा, आपके रिलेटिव्स को भी होगा, फैमिली को भी होगा, बुजुर्गों को भी होगा, क्योंकि ये अब फैलेगा। ये तो इसका तो पक्का पता है हमें, पर इसको कितनी तरह से हम कंट्रोल करें। अगर जो हम सारे, जैसे चेकोस्लोवाकिया जैसा देश है, वहां पे 100% लोगों ने मास्क पहने पहले दिन से ही, वो फैला ही नहीं। उसके सबसे लोएस्ट डेथ रेट वही रही, सबसे लोएस्ट रेट जो स्प्रेड का था वही उसी कंट्री में था। तो ऐसी कई कंट्रीज हैं। पर अगर जो हमारे जहन में ये फैल जाए, आजकल धर्म एक ही है और हमारा सबका, चाहे किसी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं, हमारा धर्म एक ही है, ये 3 चीजों का जो मैंने भी आपको बताई। ऐसा करेंगे तो सबकी प्रोटेक्शन होगी, आपकी, फैमिली की, देश की। ये बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब आपने समझाया। उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी ये बात समझ आएगी, जैसे कि जो चेकोस्लोवाकिया का भी एक उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिया, उसे समझें और उसका पालन करें। सरकार भी आपसे यही एक बात लगातार बार बार कह रही है। विकी जैन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकी, अपना सवाल पूछिए। विकी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है सर जी, ये लॉकडाउन खुलने के बाद जब हम जो बिजनेस करेंगे सर, तो ये कंपलसरी रहेगा क्या मास्क लगाना? बिल्कुल, इसका जवाब हम लगातार देते भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर उमा भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर उमा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सैनिटाइजर और मास्क करना होगा? जी, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अब हम बात करेंगे बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, तो आफ्टर कोरोना जो लाइफ है वो बिल्कुल बदल चुकी होगी। मास्क का इस्तेमाल करना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, या फिर हाथों को बहुत ही फ्रीक्वेंटली साबुन पानी से धोना, जिंदगी में हाइजीन का आ जाना,
ये बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। और तो इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना है किसी को भी कि लॉकडाउन खत्म हुआ और कोरोना खत्म हो गया और ये चीजें खत्म हो गई। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि विक्की आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित पांडे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। ये प्लाज्मा थेरेपी से जो इलाज हो रहे हैं, इसके बाद यदि व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसके बाद कैसा, मतलब ये वायरस का कैसा मोड रहेगा, ये कैसा मतलब स्ट्राइक करेगा हेल्थ पे, नॉर्मल लाइफ पे? ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए कि प्लाज्मा थेरेपी के बाद भी अगर वो हो जाता है तो वो कितना गंभीर हो सकता है। डॉक्टर उमा, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें। जी देखिए, प्लाज्मा थेरेपी एक ये चीज है कि उसमें जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, वो इन्फेक्शन या संक्रमित मरीज के खून में दी जाती हैं, जिससे कि वो टेम्पोरेरीली कंट्रोल किया जा सके। और ये एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है, मतलब अभी भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और ये बहुत टाइम और दशकों से बहुत सारी बीमारियों में दी गई है। तो ये मान लेना कि प्लाज्मा थेरेपी इसका इलाज है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जिसमें तकलीफ बहुत ज्यादा हुई, सीरियस हुआ मरीज और उनमें इसको ट्राई कर लिया गया, लेकिन इसको देने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये इम्यूनाइजेशन नहीं है कि इम्यूनिटी डेवलप होगी और इन्फेक्शन नहीं होगा। दोबारा भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर किसी को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। हमारे साथ एक और कॉलर करण जुड़ रहे हैं। करण, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं राजस्थान से करण बिश्नोई बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि ये वायरस पानी के अंदर कितनी देर तक जीवित रहता है? डॉक्टर नरेश, अगर इसका कोई एक शोध हो, क्योंकि एक शोध तो पहले आया था जिसमें कि अलग अलग सरफेसेस पर इसका बताया गया था कि इतने इतने समय तक ये वायरस रह सकता है वहां पर। पानी में कोई समय सीमा? तो अभी तक तो पानी के ऊपर अभी इसका कोई एविडेंस नहीं पाया गया कि पानी के थ्रू ये फैलता है। तो इसीलिए ये अभी नई नई चीजों की डिटेक्शन रोज हो रही है। जैसे आपने बताया कि जो सरफेसेस पे हुई बात, जो अखबारों के ऊपर सवाल उठा, फाइल्स के ऊपर सवाल उठा, इसके ऊपर ऐसा लगता है कि ये जो स्प्रेड है वो उसके लिए एक तो सरफेसेस पे ये जिएगा, डिफरेंट सरफेसेस पे डिफरेंट टाइम, पर कितना उसकी कंसंट्रेशन है और कितना वायरल लोड उससे ट्रांसफर होता है किसी को। अगर जो हम ये सवाल पूछें दुनिया में कि कितने लोगों को ये पेपर से हुआ, अखबार से हुआ, फाइल से हुआ या सरफेस से हुआ, तो उसका कोई जवाब नहीं है आज के दिन में। तो ये हमें जरूर पता है कि ये सरफेस से कल्चर किया गया है तो रहता है। इसका कितना नुकसान है ये नहीं पता, पर इससे एक बात आप हमें समझनी चाहिए कि ये वायरस ऐसा है जो बहुत आसानी से फैलता है। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जितना भी एरिया है जिससे हमें इसका इफेक्ट पड़ सकता है, चाहे कितने भी कम वायरस क्यों ना हो, उससे हमें बचने से फायदा होगा और अपनी लाइफ को हिफाजत कर सकते हैं। इसीलिए पानी की जो आपकी सप्लाई है, अगर जो उसमें कोई भी शक है तो उसको उबाल के दें, क्योंकि हीट 70 डिग्री से ऊपर हीट में तो यकीनन ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप पानी उबाल सकते हैं और उसको 5 मिनट उबालेंगे, 10 मिनट उबालेंगे तो ये वो भी शक दूर हो जाएगा। पर आज के दिन में कोई एविडेंस नहीं है कि पानी के जरिए ये वायरस फैल रहा है। कितने देर तक पानी पर ये रहेगा, नहीं रहेगा, फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, इसका कोई शोध तो नहीं है, कोई प्रूफ तो नहीं है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ टेम्परेचर पर अगर आप पानी को उबाल कर पीते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सेफ है आमतौर पर भी। हमारे साथ एक और कॉलर अजय जुड़ गए हैं। अजय, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार, सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब से ये सवाल है एक्चुअली वेरी ये है
कि अपने अपने जो इंडिया में केसेस हो रहे हैं, ज्यादातर केसेस दिख रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं और जो अच्छे से ठीक भी हो रहे हैं। तो इसको बेसिस बनाते हुए डॉक्टर्स या मेडिकल कम्युनिटी रिकमेंड नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि इसको स्ट्रैटेजी बनाया जाए, इस पे कॉन्सेंट्रेट करके, क्योंकि जो फेटेलिटी रेट है वो भी कम है और वो क्रिटिकल पेशेंट्स की संख्या भी बहुत कम है। जो अगर सब पेशेंट जो 100% पेशेंट जो आ रहे हैं उन पे कॉन्सेंट्रेशन करने की वजह से इन पे जो हम लोग एक दुर्लक्ष्य हो रहा है जो क्रिटिकल पेशेंट है। तो अगर लॉकडाउन खोलने की कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी हो सकती है तो ये इस बेसिस पे नहीं बनाई जा सकती या मेडिकल कम्युनिटी इस पे रिकमेंड नहीं कर सकती है गवर्नमेंट को। देखिए एक चीज अजय जी, मैं आपको पूरी तरह से इंश्योर कर दूं कि इस पर सारी चीजें बात करके ही की जा रही है, डॉक्टरों से ही राय लेकर किया जा रहा है। आईसीएमआर इसके लिए पूरी तरह से गाइडलाइन बना रही है। डॉक्टर उमा हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमा, अभी तो ईज भी किया गया है माइल्ड और मॉडरेट केसेस को लेकर, जहां पर कि अब बिना टेस्ट के ही छोड़ने की भी बात है। अगर द सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं तो एसिम्टोमेटिक केसेस को छोड़ने की भी बात है। लेकिन इनके सवाल का जवाब देने के साथ साथ ये भी जरूर बताइएगा कि क्या जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं वो कैरियर्स का काम नहीं करेंगे, उनसे संक्रमण तो नहीं फैलेगा? देखिए, जहां तक फर्स्ट क्वेश्चन की बात है कि गवर्नमेंट कोई गाइडलाइंस लाए अब ईज आउट करने के लिए, तो ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक नोवेल वायरस था, यानी कि नया वायरस था जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, फेटेलिटी बहुत ज्यादा थी। मतलब और देशों में देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में डेथ्स हो रहे हैं। फिर पहले पता नहीं था कि किस इंडिविजुअल को ये कैसे इन्फेक्ट करेगा और उसका आउटकम क्या होगा। जैसे कि अब हम जानते हैं कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं या जो 65 ईयर्स से ऊपर हैं या फिर जो 10 ईयर्स से कम है, उनमें अगर ये इन्फेक्शन होता है तो सीरियस हो सकता है। अब ये भी जाना जा रहा है कि अराउंड 80% जो इंडिविजुअल्स हैं वो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, यानी कि या तो उनमें लक्षण नहीं है या फिर है तो बहुत माइल्ड लक्षण है, और जो फेटेलिटी है वो लेस देन 5% है। तो इस जब इतना समझ में आ गया है तो गाइडलाइंस बन रही हैं, और जो करंट गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, केसेस में रिपीट टेस्ट की जरूरत नहीं की अब होगी, जिससे कि क्या होगा कि और ज्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, क्योंकि लिमिटेड सामान अवेलेबल है फॉर टेस्टिंग जो इस इन्फेक्शन के लिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ग्रेजुअली चीजें होंगी, लिफ्ट किए जाएंगे। लेकिन बहुत जानना जरूरी है, 3 चीजें प्रूफ हो चुकी हैं कि इस बीमारी से बचाने के वही एक रास्ता है आज की डेट में, जहां पे आज वैक्सीन नहीं है और कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ड्रग से अवेलेबल नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड यूज ऑफ मास्क, ये ही तरीके हैं इससे बचने के। I hope I have answered all questions. Second वाला अगर what was that? Second part of it? मैं भी भूल रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि उनको उनके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि उनके पास पूरी मात्रा में किट्स हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत उनके पास नहीं है। और ये उन्होंने अपने रिसर्च जो किया है, जो अभी तक केसेस आए हैं, तब तक 62,000 केसेस आए थे जब ये नई गाइडलाइंस आई, तो उन सब केसेस के आधार पर, जर्मनी का उन्होंने उदाहरण दिया था, उन सब केसेस के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और एक जो अभी रीसेंट स्टडी आ रही है उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। ये स्टडी है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जो मर्द हैं वो औरतों से ज्यादा कोविड-19 से वल्नरेबल हैं, यानी कि उनको ज्यादा खतरा है। ACE2 एंजाइम की भी बात इसमें कही गई है। डॉक्टर नरेश, अगर इसके बारे में कोई जानकारी हो, ये एक स्टडी अभी जो मैं देख रहा हूं इससे जुड़े हुए आ रहे हैं कि मर्द को ज्यादा खतरा है आदमियों को। ये तो बात 2 तरीके की है। एक तो मर्दों में जो हार्ट डिजीज है वो ज्यादा होती है, वो तो सच्ची बात है। दूसरी बात यह है कि
हाइपरटेंशन और ACE2 इनहिबिटर्स जो हम दिए जाते हैं उसके लिए उसका कोई रिलेशनशिप निकल रहा है, क्योंकि ये जो वायरस है इसका जरिया ये है कि ये ACE2 रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है, जिससे वो फिर मल्टीप्लाई करता है। तो ये आज के दिन स्टडी हमारी चल रही है कि क्या क्या दवाइयां हैं जो ये ACE2 इनहिबिटर को ब्लॉक कर सकती हैं कि ये वायरस उसके साथ ना जुड़े। तो ये भी जो ब्लॉकर्स हैं, अब जैसे स्टैटिन्स हैं, इसका भी एविडेंस यही आ रहा है कि ये ACE2 इनहिबिटर को ब्लॉक करता है, वो सो दैट द वायरस कैन नॉट डॉक टू द ACE2 इनहिबिटर, ACE2 रिसेप्टर। तो इसीलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं, इसके अंदर अभी कोई ऐसा वो डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला है। बट जो डेफिनेटिव आंसर हमें मिला है वो है कि जो मैकेनिज्म ऑफ डेथ है, वो जो पहले हम सोचते थे कि वायरस जो है फेफड़ों में जाके मल्टीप्लाई होता है और वो फेफड़ों के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए एक शख्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आहिस्ते आहिस्ते वो कमी बढ़ती जाती है जब तक देहांत हो जाए। पर जो अब रीसेंट स्टडीज आ रही हैं उससे यह जाहिर हो गया है कि वो मैकेनिज्म शायद नहीं है। वो मैकेनिज्म वो है कि ये इन्फ्लेमेशन करता है छोटी छोटी आर्टरीज का भी, बड़ी आर्टरीज का भी, जो वायरस के जो हमारी बॉडी वायरस से लड़ने के लिए साइटोकाइन रिलीज करती है, वो जो है जो इन्फ्लेमेशन होता है आर्टरीज में, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर जो ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ऑक्सीजन ट्रांसफर ही खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक भी होंगे, उसकी वजह से लंग का प्रॉब्लम भी होगा, किडनी का भी प्रॉब्लम होगा, ब्रेन का भी होगा। इसीलिए ये नए मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं, जिससे अब स्टडी से पता लग रहा है कि ये वायरस किस तरीके से बॉडी को अटैक करता है और कैसे डिस्ट्रॉय करता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं खतरा इससे बना हुआ है और ये अब एक नई स्टडी है। शुक्रिया हमारे आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर उमा, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे सभी कॉलर्स जिनके जो सवाल थे वो उम्मीद करते हैं उनको उनके जवाब मिल गए होंगे।